अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे कि रुद्रदामन की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए या डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ द रुद्रदामन प्रथम, या फिर ये पूछे कि पश्चिमी क्षत्रपों में कार्दमक वंश के इतिहास का वर्णन करिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो पहले हम एक पृष्ठभूमि देंगे रुद्रदामन से पूर्व का, तो वो है कार्दमक। ठीक है ना, कार्दमक शक वंश का परिचय क्या है, परिचय जरा जानिएगा आप लोग। देखिए, कार्दमक शक जो है वो शक सिथियनों के भारत में शासन करने वाले 5 राजवंशों में से एक था। प्रारंभ ये लोग कुषाण शासकों के अधीन कार्य करते थे और ये लोग अवंती या पश्चिमी मालवा के क्षेत्र में शासन कर रहे थे। इस वंश को कार्दमक शक राजवंश के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना यशोमतिक के पुत्र चेस्टन ने किया था। इसकी स्थापना चेस्टन ने करीब प्रथम शती के उत्तरार्ध यानी 90 से 100 एडी के बीच में किया गया था। इसकी जाति शक सीथियन जाति या सिकथी जाति से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसकी राजधानी उज्जैन थी। इसके प्रमुख शासकों में चेस्टन, रुद्रदामन प्रथम, रुद्र सिंह तृतीय या रुद्र सिंह जीवदामन इत्यादि को रखा जा सकता है। इनके राज्य की भाषा संस्कृत और राजभाषा की लिपि जो थी कुषाण कालीन ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को माना जाता है, जिसका समय 415 ईस्वी के आसपास रखा जाता है। ठीक है, अर्थात इस राजवंश का पतन गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के आक्रमण के फलस्वरूप हुआ। यह राजवंश संस्कृत के प्रथम अवलेखी प्रमाण के रूप में जूनागढ़ अभिलेख के लिए, सातवाहनों पर विजय के लिए, सुदर्शन झील के पुनरुद्धार के लिए, रामगुप्त को बंदी बनाने के लिए और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो प्रथम बार राजा के सिक्कों पर जो तिथि का अंकन है उसके लिए प्रसिद्ध है। तो पहला शासक है जीवदामन, जिसके सिक्के पर तिथि का अंकन मिलता है। तो ये चीजें आप जानिएगा। अब हम बात करते हैं शकों यानी सिथियनों का मूल निवास स्थान। चूंकि सिथियन शकों से संबंधित था, तो शक प्राचीन मध्य एशिया में रहने वाली स्कीथी लोगों की एक जनजाति थी, जो कि सीर दरिया के उत्तर में रहती थी। चीन के सीर दरिया के उत्तर में रहती थी और यह एक खाना बदोश और बर्बर जाति थी। खाना बदोश मतलब घूमते फिरते रहते थे और निर्दयी थे। तो चूंकि प्राचीन भारतीय ईरानी स्रोतों में इनका अलग अलग विवरण मिलता है, अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि शक स्कीथी तो थे, लेकिन सभी स्कीथी शक नहीं थे। इस प्रकार शक स्कीथी समुदाय के कुछ समुदायों का जाति नाम था। तो भारत में शक सिथियन का जो शासन है बच्चों, ठीक है ना, तो कहते हैं कि जब पार्थिया को जीत सकने में असमर्थ होकर शकों ने सिस्तान और सिंधु मार्ग से भारत में प्रवेश किया, तो उनके भारत आक्रमण का समय 123 ईसा पूर्व के आसपास माना जा सकता है। शकों ने सिंधु नदी को पार करके बीड को अपनी राजधानी बनाया। कौन सी राजधानी? बीड नगर। और इनका क्षेत्र कौन सा था? कांधार और सिस्तान का इलाका, जो भारत का पहला शक राज था और इसी सिस्तान को शक स्थान के नाम से भी जाना जाता है। यही से उन्होंने भारत के अन्य प्रदेशों में अपना प्रसार किया। एक जैन अनुश्रुति के अनुसार भारत में शकों को आवंटित करने का श्रेय जैन आचार्य कालक को है। उन्होंने उज्जैनी के राजा गर्दभिल्ल के अत्याचारों से तंग आकर पार्थियन राजा को के यहाँ शरण लिया था। जब पार्थियन राजा के मित्रदात द्वितीय की शक्ति के कारण शक संकट में थे, तो कालकाचार्य ने उन्हें भारत आने के लिए प्रेरित किया। तो शक पहले सिंधु के क्षेत्र में प्रवेश किए। वहां से उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। इसके बाद सौराष्ट्र को जीत करके उज्जैनी पर आक्रमण किया। ठीक है, तो इन्होंने बीड नगर को अपनी राजधानी बनाकर शासन स्थापित किया और शकों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यवन सत्ता को समाप्त करके उत्तरापथ और पश्चिमी भारत के एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। तक्षशिला, मथुरा, महाराष्ट्र, उज्जैनी आदि स्थानों पर शकों की भिन्न भिन्न शाखाएं स्थापित हुई। ठीक है,
तो ये अन्य शक राज्यों के शासक क्षत्रप या महाक्षत्रप कहलाते थे, जिससे लगता है कि वे स्वतंत्र राजा न होकर के किसी शक्तिशाली महाराजा की अधीनता को स्वीकार करते थे। अब हम बात करें तो वस्तुतः यूची आक्रमण के भय से कई क्षत्रप ईसा पूर्व पहली शती ईस्वी के पहली शती के बीच में उत्तर पश्चिम से दक्षिण की ओर बढ़ करके पश्चिम भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया। तो पश्चिम भारत में दो शक वंशों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। एक थे महाराष्ट्र के क्षहरात वंशी, नासिक के क्षत्रप, और दूसरे थे सौराष्ट्र और मालवा के कार्दमक शक, जो कि उज्जैन के क्षत्रप कहलाते हैं। तो कार्दमक शक क्या है, तो वो हमने आपको टोटल बता रखा है पहले ही, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं सोर्सेज के बारे में। देखिए, कार्दमक वंश के बारे में हमें पुराण, रामायण, महाभारत आदि भारतीय ग्रंथों में शकों के विषय में जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजूश्री मूलकल्प और यवन जातक से, जैन ग्रंथ में कालकाचार्य का कथानक, धर्मेतर साहित्य की बात करें तो मनुस्मृति, गार्गी संहिता, मालविकाग्निमित्रम, देवी चंद्रगुप्तम, हर्षचरित, काव्य मीमांसा राजशेखर का आदि ग्रंथों में शकों का उल्लेख है। विदेशी विवरण की बात करें तो शकों के आरंभिक इतिहास की जानकारी मुख्य रूप से चीनी स्रोतों से मिलती है, जिसमें पानको का सियेन हांसू और फान एक की हाउ हांसू। तो सियेन हांसू और हाउ हांसू से हमें शकों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा टॉलमी की जियोग्राफी से जानकारी मिलती है। अभिलेख में रुद्रदामन के अंधौ लेख, जूनागढ़ लेख, कन्हेरी लेख, ठीक है। मुद्रा में पश्चिमी भारत के विभिन्न भागों से पाए गए शक शासकों के सिक्के भी शकों के इतिहास के निर्माण में उपयोगी है। चलिए हम बात करते हैं शक शासक रुद्रदामन प्रथम के बारे में। देखिए, पूर्ववर्ती शासक कौन है, चेस्टन, ठीक है। तो जान लीजिएगा, रुद्रदामन प्रथम इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। इसके पूर्व में इसके दादा चेस्टन शासन कर रहे थे और यह कार्दमक वंश से संबंधित था। यह कार्दमक वंश के पश्चिमी क्षेत्रपों में क्रम से द्वितीय शासक सिद्ध हुआ, जिसने करीब 130 से 150 ईसा पूर्व के बीच में लगभग 20 वर्षों तक शासन किया। ऐसा कहा जाता है कि 130 ईसा पूर्व से पूर्व, ईसा पूर्व नहीं, ईसवी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, 130 से 150 ईस्वी। तो 130 से 150 ईस्वी से पूर्व 130 से पहले कहा जाता है कि यह अपने दादा चेस्टन के साथ संयुक्त रूप से शासन कर रहा था, क्योंकि इसके पिता की मृत्यु जब ये अल्प आयु में था तभी हो गई थी। इसका दामाद था वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी, जिससे उसने अपनी पुत्री का विवाह कराया था, और इसके पुत्र के रूप में जीवदामन का उल्लेख मिलता है। यह मुख्य रूप से देखा जाए तो धर्मनिरपेक्ष शासक था। इसकी राजभाषा संस्कृत थी। इसने राजा और महाक्षत्रप की उपाधि धारण किया था। इसने संस्कृत के प्रथम अभिलेखी प्रमाण सातवाहनों पर विजय, और इसके बाद में इसका उत्तराधिकारी जीवदामन होता है। इसके राचिन के रूप में नदी के साथ चैत्य का अंकन मिलता है, और ये सुदर्शन झील के पुनरुद्धार के लिए प्रसिद्ध है। अब अगर हम बात करें इसके पॉलिटिकल अचीवमेंट के बारे में, ठीक है, तो अगर हम बात करें तो पहला है साम्राज्य सीमा। तो रुद्रदामन के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि रुद्रदामन कार्दमक वंश का सर्वाधिक योग्य शासक था, ठीक है ना बच्चों, सबसे योग्य शासक था। उसके साम्राज्य सीमा का वर्णन जो है उसके अभिलेखों से प्राप्त होता है, जिसमें मुख्य रूप से रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रुद्रदामन के राज्य में आकर अवंती यानी पूर्वी और पश्चिमी मालवा, द्वारका के आसपास का प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ, सिंधु सौवीर, सिंधु नदी का मुहाना जिसको कहते हैं, अपरांत यानी गोवा का क्षेत्र, उत्तरी कोंकण, मरु यानी मारवाड़ आदि के प्रदेश सम्मिलित थे। इसी अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने, अब देखिए क्या है, सातवाहनों के साथ वैवाहिक संबंध बनाना। कहते हैं कि प्रारंभ में इसने सातवाहनों के साथ युद्ध किया था, जिसमें वो कहता है कि वह
सातकर्णी को 2 बार युद्ध में पराजित किया, लेकिन संबंध विदूर होने की वजह से उसके राज्य को वापस लौटा दिया। तो ऐसा लगता है कि यह सातकर्णी संभवतः या तो गौतमीपुत्र सातकर्णी है, क्योंकि उसके नाम के पीछे सातकर्णी लगा है, या फिर सातकर्णी का पुत्र, गौतमीपुत्र सातकर्णी का पुत्र कौन, वशिष्ठीपुत्र पुलमावी, जो उसका क्या था, दामाद था, उसे युद्ध में पराजित किया होगा। और बाद में ऐसा कहा जाता है कि वशिष्ठीपुत्र पुलमावी के साथ पूर्व में उसने क्या किया था, अपनी पुत्री का विवाह किया था, इसलिए संबंध विदूर होने की वजह से उसके राज्य को उसने क्या किया, पराजित करने के बाद भी उसे वापस लौटा दिया। अगला हेडिंग है उत्तरवर्ती कुषाणों के साथ युद्ध। देखिए, जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता कि रुद्रदामन ने पूर्वी पंजाब के स्वाभिमानी योद्धाओं को पराजित किया था। तो ये झेलम रावी के आसपास इनका मतलब क्षेत्र था, जिन्होंने कार्तिकीय प्रकार की मुद्रा प्रचलित किए थे। ये एक आयुध मतलब शस्त्र युद्ध करने वाले लोग, तो आयुधजीवी जाति थी, ठीक है ना। तो प्रारंभ में योद्धे जो थे वो चूंकि पंजाब के क्षेत्र पे शासन करते थे, तो मतलब पंजाब के कुछ इलाकों पर, ठीक है ना। तो ऐसी दशा में उन्हें पराजित करके उसने योद्धाओं पर क्या किया, विजय हासिल किया। अब कुषाणों से युद्ध की बात करते हैं, ठीक है। तो कहते हैं सिंध नदी का क्षेत्र, कहते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख में लिखा है कि सिंध नदी के क्षेत्र पर रुद्रदामन ने विजय हासिल की थी, जो कि उसने कुषाणों से जीता था। क्योंकि सुई विहार लेख से पता चलता है कि इस क्षेत्र पर कभी कनिष्क प्रथम का अधिकार था। तो जब ये क्षेत्र को इसने जीता, तो संभवतः यह उसने कुषाणों से हासिल किया होगा, ठीक है ना। तो ये 3-4 ऊपर नीचे हो गया, तो आप लोग समझ लीजिएगा। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण और प्रजावत्सल शासक के रूप में। देखिए, रुद्रदामन महान विजेता होने के साथ एक प्रजावत्सल सम्राट भी था। जूनागढ़ लेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री पुष्यगुप्त द्वारा बनाई गई सुदर्शन झील के बाद में भारी वर्षा के कारण 24 हाथ लंबी चौड़ी और 75 हाथ गहरी दरार पड़ गई थी। झील का सारा पानी बह जाने के कारण प्रजा को भीषण कठिनाई का सामना करना पड़ा था। तो रुद्रदामन ने प्रजा को संकट से बचाने के लिए अपने मंत्रिपरिषद से धन व्यय करने की स्वीकृति मांगी, लेकिन जब मंत्रिपरिषद ने धन व्यय करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, तो प्रजापालक रुद्रदामन ने अपने व्यक्तिगत कोष से धन दे करके, ठीक है ना, राज्यपाल सुविशाख के नेतृत्व में बात को 3 गुना मजबूत बनवा दिया, ठीक है। तो प्रजावत्सल रुद्रदामन ने इस लोक कल्याणकारी कार्य के लिए प्रजा से न तो कोई अतिरिक्त कर लिया, न कोई व्यगार यानी विष्टि या प्रणय यानी आपत्ति कर वसूल किया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लिख लेंगे आप लोग, साहित्य कला प्रेमी शासक। देखिए, इस रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख में यह भी उल्लेख मिलता है कि वह कुशल प्रशासक होने के साथ साथ व्याकरण और तर्कशास्त्र का विद्वान था और कला व संगीत का प्रेमी भी था। वह आकर्षक व्यक्तित्व का धनी था और गिरनार अभिलेख के अनुसार उसने अनेक स्वयंवरों में जाकर अनेक राजकुमारियों का पाणी ग्रहण किया था। वह स्वयं संस्कृति का ज्ञाता था और गद्य पद्य रचना करने में निपुण था। तो विशुद्ध संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण उसका जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है, जो उस काल के संस्कृत साहित्य के विकास का सूचक है, ठीक है। और इसके समय में उज्जैनी शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बन चुकी थी। अब हम बात करेंगे कुशल प्रशासक के रूप में। देखिए, अगर रुद्रदामन क्या था, एक कुशल प्रशासक था। उसने अपने साम्राज्य को कई प्रांतों में विभक्त कर रखा था और प्रशासन के लिए योग्य और विश्वासपात्र अमात्य नियुक्त किए गए थे। जैसे आनर्त सुराष्ट्र प्रांत का शासक सुविशाख था। शक्ति संपन्न होकर के भी रुद्रदामन निरंकुश नहीं था। शासन संचालन के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी, जिसमें 2 प्रकार के मंत्री होते थे। एक तो मध्य सचिव, जो उसके व्यक्तिगत सलाहकार होते थे, दूसरे कर्म सचिव, जो कार्यकारी मंत्री होते थे, यानी कार्यपालिका के अधिकारी। और इन्हीं कर्म सचिवों में से राज्यपाल, कोषाध्यक्ष, अधीक्षक आदि की नियुक्ति की जाती थी और समस्त प्रशासनिक कार्य मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही वह करता था। साथ में जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन को भ्रष्ट राज्य प्रतिष्ठापक कहा गया है। इससे लगता है कि रुद्रदामन ने एक कुशल राजनीतिक की भांति दूरदर्शिता का परिचय देते हुए विजित राजाओं का राज्य वापस कर उन्हें फिर से प्रतिष्ठापित किया था, ठीक है।
अवमूल्यांकन करें तो इस प्रकार से देखें तो रुद्रदामन महान विजेता या साम्राज्य निर्माता, कुशल प्रशासक, उदार लोकोपकारी शासक था। संस्कृत भाषा के विकास की दृष्टि से इसका काल एक सीमा चिन्ह है। इसका शासनकाल आमतौर पर 130 से 150 ईस्वी माना जाता है। रुद्रदामन के बाद ही साम्राज्य की शक्ति का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाता है। इसके बाद इसका लड़का जीवदावन शासन करता है। कहते हैं शक साम्राज्य 4वीं शताब्दी ईस्वी तक पश्चिमी भारत में बना हुआ रहा। गुप्त राजवंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य शकारी ने पश्चिमी भारत के अंतिम शक नरेश रुद्र सिंह तृतीय की हत्या करके शकों के क्षेत्र को गुप्तों के साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। तो ये अगर हम साम्राज्य विस्तार को देखना चाहें तो ये शकों का क्षेत्र है, वेस्टर्न क्षत्रप, तो जिसमें आपका मालवा से लेकर के गुजरात, सिंध, मारवाड़, राजस्थान का इलाका, ठीक है ना, महाराष्ट्र का इलाका सब सम्मिलित है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।